नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नया मोर्चा बन गया है और उस नए मोर्चे की शुरुआत हो गई है, यानी कि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी, जिनका यहां पर गठबंधन हो गया है। हालांकि अभी सीटों की बात सामने नहीं आई है कि कितनी सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा इस गठबंधन के तहत, लेकिन अब एक नई सुगबुगाहट तेज हो गई है और नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यहां पर यह गठबंधन जो बन रहा है किसको नुकसान पहुंचाएगा और मुस्लिम वोट बैंक अब किधर जाएगा। मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उत्तर प्रदेश में कितना छिटकता हुआ दिखाई देगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और वो देखिए, एक दिन पुरानी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लखनऊ के क्लार्क का अवध होटल की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद मौजूद था और वहां पर देखा और समझने की कोशिश की कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जा रही है। जब पूछा गया पल्लवी पटेल से और असदुद्दीन ओवैसी से कि जो लोग हैं, यानी कि चंद्रशेखर आजाद हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हों, अगर वो आते हैं तो उनके लिए क्या प्लानिंग है, तो पल्लवी पटेल ने कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिसको भी आना चाहे वो आ सकता है, हमारे साथ शामिल हो सकता है, हमारे इस गठबंधन में शामिल हो सकता है और साथ में चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में अब मायावती के लिए, अखिलेश यादव के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा ये जो तीसरा मोर्चा बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत अहम है। बातचीत करना चंद्रकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंद्रकांत जी, जरा एक बात समझाइए कि ये मोर्चा क्या कहलाता है, ये गठबंधन क्या कहलाता है, कहां पर जाकर रुकेगा ये मोर्चा, और सबसे अहम सवाल जो हर कोई ये जानना चाहता है कि कितना नुकसान पहुंचाएगा और किसको नुकसान पहुंचाएगा। जरा एक बार आप विश्लेषण करें। अनुज जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो अभी जो बात कही, देखिए, राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। राजनीति में हमेशा दरवाजे खुले ही रहते हैं और जहां बंद भी रहते हैं वहां खोल दिए जाते हैं। बिहार में हमने देखा बहुत से दरवाजे बंद थे, बाद में नीतीश कुमार के लिए खुल गए। जहां तक आपने इस गठबंधन की बात की है, तो देखिए, जब जब चुनाव आते हैं तब इस तरीके के गठबंधनों का बनना एक सामान्य घटना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो दोनों ही लोग हैं, ये दोनों लोग असल में, पल्लवी पटेल अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ थी, इंडिया गठबंधन में खुद को हिस्सा बता रही थी और जो चिट्ठी जारी की थी कृष्णा पटेल ने, उसमें भी इंडिया गठबंधन की बातें लिखी थी। लेकिन जब मनमर्जी की चीजें वहां पर नहीं हुई और पल्लवी पटेल का सपा का किनारा हुआ और फिर कांग्रेस ने भी वो भाव नहीं दिया पल्लवी पटेल को जो पल्लवी पटेल चाहती थी, फिर पल्लवी पटेल मायावती के पास गई, जैसा कि आपने भी इस पूरे मसले का विश्लेषण किया, तो मायावती की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। मायावती की तरफ से ये रिस्पांस तो मिला कि ठीक है, आप एक सीट ले लीजिए, लेकिन पल्लवी पटेल की ख्वाहिशें अगर एक सीट की होती तो फिर वो सपा से अलग क्यों होती। उनकी ख्वाहिशें तो सपा में ये थी जो अखिलेश यादव ने इशारे किए कि वो 3 सीटें भी मांग रही थी, एक राज्यसभा की सीट भी मांग रही थी, एक एमएलसी की सीट भी मांग रही थी। मतलब अब पल्लवी पटेल बहुत सी चीजें चाहती थी। तो जब कहीं से कुछ नहीं मिला अनुज जी, तो पल्लवी पटेल, क्योंकि घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी कर चुकी थी, ऐलान बहुत बड़े बड़े कर चुकी थी और वो अपने आप को एक विधायक से ज्यादा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का नेता बताने में जुटी थी, तो ऐसे मौके पर उनको और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, और कोई था भी नहीं। एनडीए में उन्होंने बातचीत तो खूब अपने बयानों से खूब छेड़ा एनडीए को, बीजेपी को, कि कोई हमको बुला ले, कोई हमको बुला ले, लेकिन एनडीए से भाव मिला नहीं, इधर बात टूट गई। तो उनको लगा कि दोनों लोग एक ही व्यक्ति के सताए हुए हैं। मायावती ने पल्लवी को भी भाव नहीं दिया और मायावती ने वैसे क्या ऑफर को भी ठुकरा दिया। तो इन दोनों ने सोचा कि अब एक हो जाते हैं, सीटें जितनी चाहो उतनी लड़ लो। अब चाहे तो वैसी 40 सीटों पर लड़ ले, पल्लवी 40 सीटों पर लड़ ले, जब सब कुछ अपना है अनुज जी। लेकिन देखिए, ये लोग 40-45 सीटों पर लड़ने जा रहे हो ऐसा कतई नहीं है। वो इसलिए नहीं है अनुज जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का जो समीकरण है वो कुछ ऐसा है कि पूर्वांचल में तकरीबन 20 लाख मुस्लिम वोटर है। मैं 12 लोकसभा सीटों की बात कर रहा हूं अनुज जी। 12 लोकसभा सीटों में 20 लाख मुस्लिम और 10 लाख कुर्मी है। तो ओवैसी को लगता है कि मुस्लिम हमारे साथ आ जाएगा और पल्लवी को लगता है कि कुर्मी हमारे साथ आ जाएगा और 30 लाख वोट हमारे पास हो जाएगा। हम समाजवादी पार्टी का भी नुकसान कर देंगे, हम एनडीए का भी नुकसान कर देंगे। क्योंकि देखिए,
अगर पल्लवी पटेल नुकसान कर रही है तो किसका कर रही है? अनुप्रिया का। और अप्रत्यक्ष रूप से वो नुकसान किसका है? बीजेपी का। हाँ अगर उत्तर प्रदेश में जो 6% के आसपास कुर्मी वोटर्स है, अगर हाँ पल्लवी उसमें सेंधमारी करेंगी तो वो नुकसान अनुप्रिया का भी है, वो नुकसान पल्लवी इनका बीजेपी का भी है, क्योंकि हाँ। बीजेपी के पास भी तमाम कुर्मी नेता और ओबीसी चेहरे हैं। हम्म लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता कि मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, इन हम्म 3 सीटों के अलावा, हम्म या आप कह सकते हैं कि फूलपुर, मोटे मोटे हम्म तौर पर 4 सीटें, इन 4 सीटों के अलावा पल्लवी पटेल कहीं भी कुछ करने जा रही हैं, हम्म पहला। दूसरा, जो ओवैसी की बात है, हम्म। तो ओवैसी को अगर आप देखेंगे तो आजमगढ़। नहीं नहीं चंद्रकांत, पहले इस पर बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है, अंदर खाने से खबर है कि 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जिस पर नहीं, चुनाव लड़ेगा ये गठबंधन। आप नहीं मैं मानते मैं हैं इस बात को? मैं इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ कोई इत्तेफाक, देखिए इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। लॉजिकल हाँ। रीजन ये है कि पल्लवी पटेल का ऑरा अभी इतना बड़ा नहीं है कि वो 30 से 35 सीटों को कवर कर पाए लोकसभा अच्छा चुनाव में, अच्छा। पहला। नहीं, दूसरा, पल्लवी पल्लवी, पटेल यहाँ अब अकेले नहीं है ना, अब तो वैसी नहीं साथ नहीं, साथ मैं में। उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ पल्लवी हाँ पटेल के पास उतने संसाधन भी नहीं है अनुज जी, जिन संसाधनों हाँ की जरूरत प्रचार में पड़ती है, हाँ पहला। दूसरा, हाँ देखिए हाँ ओवैसी का उत्तर प्रदेश में कोई बहुत फोकस है, ओवैसी उत्तर प्रदेश में रह के चुनाव लड़ाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। हाँ ओवैसी को हाँ। हैदराबाद भी तो संभालना है। सही बात है। बीजेपी तो ओवैसी को हैदराबाद में घेर रही है, हम्म। ओवैसी को बिहार भी तो मैनेज करना है 11 सीटों पर। हाँ 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 सिर्फ उत्तर प्रदेश, ओवैसी खुद जानते हैं कि वो एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीतने वाले। हाँ। ये बात ओवैसी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। हम्म। तो ओवैसी अपना टाइम यहां पर क्यों वेस्ट करेंगे? ओवैसी सिर्फ यहां पर अपने वोट बढ़ाने के लिए आए हैं, ताकि उनके हम्म। प्रत्याशियों को वोट मिले और उनकी हाँ। पार्टी की एक पहचान बढ़े, बस। इससे ज्यादा कोई बहुत मकसद ओवैसी का नहीं है। नहीं तो ओवैसी का वोट उत्तर, काटेंगे भी तो, वोट बढ़े तो ठीक है लेकिन वोट कटेंगे भी तो। देखिए अब मैं आपके पास उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। एक हाँ ये मंतव्य बनाने की कोशिश हो रही है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, मतलब वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नुकसान करेंगे, पहला। हाँ ये हाँ। लेकिन पता है अनुज जी, ये राजनीति की बहुत पुरानी लाइन हो चुकी है कि हाँ। ओवैसी आएंगे तो इनका नुकसान करेंगे। क्या हम्म। ओवैसी बीजेपी बीएसपी का नुकसान नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल क्या करेंगे। बीएसपी के हम्म पास मुस्लिम वोटर नहीं है? क्या हम्म। ओवैसी एसबीएसपी यानी कि ओम प्रकाश राजभर का नुकसान घोसी की सीट पर नहीं करेंगे? घोसी हाँ की सीट हाँ पर ठीक ठाक मुस्लिम है, और हाँ मुस्लिम ओवैसी राजभर को वोट देता भी है। हाँ भाई, हाँ मुस्लिम का गुरेज भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है ना, हाँ आरएलडी से तो नहीं है, हाँ। सही बात अनुप्रिया है। से तो नहीं है, संजय निषाद से तो नहीं है। तो जो 4 हम्म सहयोगी हैं उनका नुकसान तो होगा ना। हम्म। ठीक बात है। अगर ओवैसी बिहार में लड़ेंगे और वो हम्म वहां पर आरजेडी का नुकसान करेंगे, तो क्या वो चिराग पासवान की पार्टी का नुकसान नहीं करेंगे? ये तो हम्म कोई तथ्य, मतलब कि समझ से परे वाली बात है ना अनुज जी। नुकसान तो वो सबका कर रहे हैं। दूसरा, हम्म। क्या मैंने पहले ही कहा, क्या पल्लवी पटेल बीजेपी का नुकसान नहीं करेंगी? हाँ। करेंगी, जाहिर सी नहीं, बात है। मैं यही तो परसेप्शन तो यही बनाया जाता है हमेशा हर चुनाव में, जब जब ओवैसी की एंट्री होती है तो कहते हैं कि भाई ठीक है, नुकसान सबका करेंगे लेकिन फायदा सबसे ज्यादा अगर होगा तो बीजेपी का होगा। अरे अनुज जी, एंड ऑफ द डे आपको जीतना किससे है? एंड ऑफ द डे आपको जीतना है बीजेपी से, जो सत्ता में है। हम्म समाजवादी पार्टी तो सत्ता में है नहीं। अच्छा, हम्म ओवैसी ओवैसी यकीनन ओवैसी समाजवादी पार्टी के वोटर्स का नुकसान करेंगे। अगर हम्म मैं कहता हूं कि अगर 10 मुस्लिम वोट भी ओवैसी के साथ जाते हैं, जो अभी तक सपा को वोट देते रहे हैं, तो ये हम्म नुकसान अखिलेश यादव का है। और ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव भी इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन हम्म अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी ही दूसरी है। देखिए, हम्म। पिछली बार अनुज क्या हुआ था? पिछली बार अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया, 37 हाँ सीटों पर चुनाव लड़े, 5 सीटें जीत गए, और हाँ। 31 सीटें ऐसी थी जहां अखिलेश यादव की पार्टी रनर थी, यानी सेकंड नंबर पर थी, हम्म दूसरे दूसरे नंबर पर चुनाव लड़ रही थी। और अगर सपा को पिछली बार मिले वोट की संख्या में, सपा को वोट मिले संख्या में, आप हम्म। बसपा का वोट माइनस कर दीजिए, हर ठीक है। सीट पर जो दलित वोटर था वो माइनस कर दीजिए, ठीक कांग्रेस है। का वोट जोड़ दीजिए, हम्म कांग्रेस का वोट जोड़ दीजिए, तो ठीक ठाक। क्या है ना, सपा और कांग्रेस मिलने से मुस्लिम वोट का बिखराव ना के बराबर हो जाएगा।
देखिए उत्तर प्रदेश का मुस्लिम, मैं आपसे कह रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम बखूबी समझ रहा है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में क्यों आए। हाँ। और ये तो बहुत बड़ा चुनाव है लोकसभा का। मैं आपको एक नगरपालिका चुनाव का एग्जांपल देता हूं। वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नगरपालिका का चेयरमैन का चुनाव 4,000 वोट हाँ। से हार गया अनुज जी, हाँ। 4,000 हाँ। वोट हाँ। से। और उस सीट पर कांग्रेस को मिले 7,000 वोट हम्म। और ओवैसी की पार्टी ले गई 6,000 वोट। यानी हम्म। 13,000 वोट वो किसका गया? सपा का गया। हम्म। और सपा हम्म। 4,000 वोट से वहां चुनाव हार गई। बस हम्म। यही अंतर है। जैसे कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा 10,000 से हारी, 12,000 से हारी, 15,000 से हारी, तो उन सीटों पर अखिलेश का फोकस है। दूसरा, हम्म। अखिलेश का फोकस इस बार सिर्फ मुसलमानों पर है, ऐसा कतई नहीं है। हम्म। अखिलेश का फोकस देखिए ओबीसी पर भी है, हम्म। ओबीसी पर भी फोकस है। अखिलेश हम्म। का फोकस दलित वोटर्स पर भी है। इसके लिए उन्होंने अंबेडकर वाहिनी बनाई है। जैसे हाँ। समाजवादी पार्टी के तमाम फ्रंटल संगठन हैं, युवजन हम्म। सभा, लोहिया वाहिनी, छात्र सभा, हम्म। महिला हम्म। सभा, वैसे ही उन्होंने एक फ्रंटल बनाया है अंबेडकर वाहिनी। और हम्म। अंबेडकर वाहिनी को उन्होंने काम दिया है गांव गांव जाने का, गांव गांव जाकर दलितों से मिलने का। ये हाँ। अखिलेश की स्ट्रेटेजी का पहला पॉइंट है। दूसरा, हाँ। जो जिन हाँ। मुस्लिम्स की आप बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स की, जी। अल्पसंख्यक सभा जो है समाजवादी पार्टी को, उसको ये काम दिया गया है कि हम्म। पिछले 10 सालों में, या मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हाँ। 2017 से लेकर 2024 तक उत्तर हम्म। प्रदेश के इन 60 सालों में उत्तर जी। प्रदेश में किन किन मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, हम्म। किन किन घरों पर बुलडोजर चला, किन हम्म। किन मुस्लिम वर्ग के लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखे गए, किन किन हम्म। मुस्लिम वर्ग के युवाओं को जेल में डाला गया, हम्म। किन कौन कौन से मुस्लिम ऐसे हैं जिनको न्याय नहीं मिला। ये पूरा हाँ। डेटा कंपाइल किया गया है अनुज जी। ये हम्म। पूरा डेटा कंपाइल किया गया है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को, खास तौर पर जो अल्पसंख्यक सभा के उनके नेता हैं, जिलों जिलों में उनके नेता हैं, उनको हम्म। कहा गया है कि आप गांव गांव जाइए, 50-50 लोगों की एक मीटिंग करिए। उसके लिए हम्म। कोई आप झंडा बैनर पोस्टर मत लगाइए। हम्म। किसी घर की छत पर, किसी घर के कमरे में बैठकर मीटिंग करिए और लोगों को सीएए के बारे में बताइए, एनआरसी के बारे में बताइए, ये जो तमाम मुकदमे दर्ज हो रहे हैं इसके बारे में बताइए, और ये बताइए कि आपके वोटों का बिखराव करने की कोशिश हो रही है। आप समझ हम्म। रहे वोटों का बिखराव करने की बात कहां से जुड़ रही है? तो ये हम्म। काम आज से नहीं, ये काम पिछले 6 महीने से चल रहा है उत्तर प्रदेश में। हम्म। ये काम बड़ी ही साइलेंटली चल रहा है, बड़ी ही साइलेंटली। दूसरा, जो पल्लवी पटेल जिन वोटर्स को अपने साथ लेकर जाने का दावा कर रही है, उसमें भी सेंधमारी लगाने की। देखिए अखिलेश यादव बार बार कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं? जातिगत जनगणना का। क्यों उठा रहे हम्म। हैं? जातिगत जनगणना का मुद्दा असल में अनुज जी बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। तो ये हम्म। मुद्दा उठाकर वो सीधे सीधे ओबीसी को अपने पाले में लाने की कोशिश। देखिए अखिलेश यादव को क्या माना जाता है? एमवाई की पार्टी, हाँ। मुस्लिम मुस्लिम और यादव की पार्टी है। लेकिन हम्म। अखिलेश यादव इस नैरेटिव को बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसको बदलने की कोशिश वो 2022 से कर रहे हैं कि एमवाई हम्म। का मतलब सिर्फ मुस्लिम यादव नहीं है, एमवाई का मतलब महिला और युवा भी है। लेकिन ये सब राजनीतिक बयानबाजियां हैं। मुझे लेकिन मुझे एक बात बताइए चंद्रकांत। अभी हमने देखा था वाराणसी में राहुल गांधी की जीप पर बैठी हुई दिखाई दी थी पल्लवी पटेल। उसके बाद जो टॉप लीडरशिप है, जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो महिला नेता थी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की, उनके साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं, राहुल जी की यात्रा जहां जहां जाएगी वहां वहां हमारा कैडर जो इनको सपोर्ट करेगा। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा में उन्होंने सपा के पक्ष में वोट किया। उसके बाद कई सारी ऐसी गतिविधियां हुई। भाई देखिए, राजनीतिक विश्वसनीयता कहां रह जाती है, मुझे जरा ये समझाइए आप। क्या रह गई पल्लवी पटेल की राजनीतिक विश्वसनीयता? कितने दिन हुए होंगे, 2 महीना भी नहीं बीता होगा जब वो राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहां पर बैठी हुई थी, मैसेज देने की कोशिश कर रही थी। फरवरी फरवरी का महीना था और वो राहुल हाँ। गांधी के साथ थी। हम्म। मार्च कल खत्म हुआ है, आज हमने अप्रैल में एंटर किया है। हाँ। तो मोटे तौर पर 1.5 महीने हुए अनुज जी। लेकिन हाँ। आप हाँ। जिस विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, असल हाँ। में जहां पर स्वार्थ हावी हो जाता है। देखिए हाँ। ऐसा नहीं कि सपा से संबंध टूटने के बाद पल्लवी पटेल ने अजय राय को फोन नहीं किया होगा, या हम्म। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से बात करने की कोशिश नहीं की होगी। हम्म। जाहिर सी बात है अनुज जी, बिल्कुल की होगी। हाँ। लेकिन आप एक बात बताइए, जो कांग्रेस खुद उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हाँ। वो आपको 5 सीटें कहां से दे देगी? हाँ। और वो भी अपने कोटे की।
आप हाँ। आप तीन सीटें तो वो मांग रही हो जो समाजवादी पार्टी के कोटे की है। हम्म। तीन 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 तो आप वो मांग रही हो जो समाजवादी पार्टी के कोटे की है, और दो सीटें आप कांग्रेस से मांग रही हो। कांग्रेस खुद 17 सीटों पर लड़ रही है। तो ये संभव नहीं है ना अनुज जी। एक एक विधायक वाली पार्टी जिसका विधायक अभी 2 साल पहले बना है, उसके लिए 5 सीटें 7 सीटें छोड़ देना, और वो भी ऐसे दौर में जब एक एक सीट जरूरी है, तो आप कैसे ये कह सकती हैं कि आपको 5 सीटें दी जाए। अच्छा, सही बात है। आप आप एक नया लेकर के आई। अखिलेश यादव तो लेकर के आए पीडीए, पिछड़ा, दलित। ए से उन्होंने बताया, ए से अल्पसंख्यक भी है, ए से अगड़ा भी है, ए से आधी आबादी भी है। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, हमारा तो भैया पीडीएम है, पिछड़ा, दलित, मुसलमान। आप तो सीधे सीधे इस तरीके की राजनीति करने पर उतर आई हैं। अभी तक आप क्या कह रही थी, आप पल्लवी पटेल की वो बाइट याद कीजिएगा, राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बाद पल्लवी पटेल ने कहा था कि पीडीए क्या होता है, पीडीए मतलब पल्लवी पटेल, मैं पीडीए हूं। ये जया बच्चन, ये आलोक रंजन कहां से पीडीए हो गए, पीडीए तो मैं हूं। और आज वो उस पीडीए को ही खराब बता रही हैं। जिस पीडीए की वकालत वो 27 फरवरी की शाम को कर रही थी, हाँ 31 मार्च की दोपहर में वो उसको भूल गई। ठीक आप बात है। मतलब सोचिए, आप जिस पीडीए की सबसे ज्यादा वकालत कर रही थी, आपने उसी को खराब बता दिया। अब आपने कहा हम तो पीडीएम है। अब आप अपना नया पीडीएम लेकर के, तो ये देखिए, ये भी नहीं, समझ में आ पल्लवी पटेल को इतना लाइटली लेना क्या ठीक है भाई। उन्होंने डेप्यूटी सीएम को हराया, फूलपुर से हराया, उसके बाद से उनका राजनीतिक कद बढ़ा, और कुर्मी वोट बैंक उनके साथ है। और सोशल मीडिया पर भी देखिए उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। जब भी उनकी कोई खबर हम लोग या तो अपने सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर डालते हैं तो अच्छे खासे फॉलोवर्स आ जाते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में उनको लाइटली लेना इतना सही होगा? नहीं अनुज जी, मैंने लाइटली लेने की बात ही नहीं की। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स होना और बूथ पर वोटर होना, दोनों में फर्क है। दोनों में बहुत फर्क है। मैं फिर उस पर जाऊंगा तो बहस बहुत लंबी जाएगी कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के लिए भीड़ उमड़ती थी, वो बूथ तक कितनी गई। और जिन पल्लवी पटेल की आप बात कर रहे हैं, हर आज एक 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 बड़ा अच्छी बात चलती है पल्लवी के बारे में कि भाई डिप्टी सीएम को चुनाव हरा दिया। अरे भाई, जिस डिप्टी सीएम को पल्लवी ने चुनाव हरा दिया क्या? अनुज जी, अंदर की सारी बातें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के सिंबल के बिना अगर पल्लवी पटेल केतली चुनाव चिन्ह पर खड़ी होती, अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, माफ करिएगा, लिफाफा चुनाव चिन्ह है उनका, लिफाफा है। केतली, केतली चंद्रशेखर का है, चंद्रशेखर का है। अगर लिफाफे पे वो खड़ी होती तो क्या उस लिफाफे में जीत डालते वहां के वोटर? या अगर प्रशासन थोड़ा सा ढील न देता सिराथू के चुनाव में, तो क्या पल्लवी पटेल हरा पाती केशव प्रसाद मौर्य को? बिल्कुल। और वो केशव प्रसाद मौर्य जो पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे, अगर वो अपनी सीट पर हार, देखिए राजनीति में चुनाव हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री थे। नहीं, जब जब वोटिंग हो रही थी सिराथू में, तो प्रयागराज में आए थे, उनका वोट वहीं था, वहीं कास्ट करने के लिए आए थे केशव मौर्य। और मेरी उनसे तब बातचीत भी हुई थी, तो केशव मौर्य कह रहे थे कि भाई अभी हमको तुरंत निकलना है, ज्यादा समय नहीं है, जो पूछना है जल्दी पूछ लीजिए। माइक मेरे हाथ में था, उनसे बातचीत कर रहे थे। उनको प्रधानमंत्री की रैली थी गोरखपुर में उस दिन, और वहां पर जाना था। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि केवल एक सीट नहीं थी, और इसका तर्क भी यही दिया था केशव मौर्य ने कि हमारे पास पूरे प्रदेश में था, तो हमें पूरे प्रदेश में दौरा करना था। स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनती है और उसमें वो भी शामिल थे, उनको जाना था भाई हर जगह दौरा करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन हार तो हार होती है ना चंद्रकांत, इससे आप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? ये तो सारे तर्क हैं। मैं हार से मुंह नहीं मोड़ रहा। जैसे आप और हम मिलकर पल्लवी पटेल के हर समीकरण पर बात कर रहे हैं, तो जीत के समीकरण पे भी बात होगी और हार के समीकरण पे भी बात होगी। राजनीति में सिर्फ जीत के समीकरण पे बात नहीं हो सकती, हार के समीकरण पे भी बात करनी पड़ेगी। तो मैं उसी पे आ रहा हूं कि अगर लिफाफा चुनाव चिन्ह होता तो क्या पल्लवी पटेल चुनाव जीत जाती? और मैं तो कहता हूं पल्लवी पटेल अगर अपने आप को उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल के पैरेलल मानती हैं, तो तो मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दें।
ना लड़े चुनाव, ना वो लड़े, ना उनकी माता जी लड़े, ना पंकज पटेल लड़े, ना लड़े। इन 2 सीटों पर प्रत्याशी तो उतार दें। भाई जिन 3 सीटों के लिए लड़ाई लड़के बाहर आई है सपा इंडिया गठबंधन से, वहां तो प्रत्याशी उतारे। कौशाम्बी में, फूलपुर में, प्रयागराज में, मिर्जापुर में, रॉबर्टगंज में, भदोही में, जौनपुर में, वाराणसी में, इन सीटों पर प्रत्याशी तो उतारे। और कितने मुसलमानों को टिकट देने जा रही हैं ये भी बताएं। समाजवादी पार्टी की जो सूची आई अब तक 46 प्रत्याशियों की, 4 मुस्लिमों को टिकट मिला है उसमें। हाँ, संभल में उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, गाजीपुर में उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, रामपुर में उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी दिया है जो नदवी साहब है, और संभल में बर्क साहब के पौत्र है उनको मिला है, कैराना में इकरा को मिला है, हाँ 4 गाजीपुर में अफजाल अंसारी को मिला है। अफजाल अंसारी के खिलाफ क्या ओवैसी प्रत्याशी उतारेंगे? 200% नहीं उतारेंगे। घर पर मिलके आए हैं, उमर अंसारी से 40 मिनट तक बातचीत हुई है लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में 4 सीटें नहीं है ना चंद्रकांत, 80 सीटें है भाई, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम, और पश्चिम में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर, और पूर्वांचल पे ओवैसी साहब का फोकस रहता है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा, हालांकि जमानत जब्त हो गई, वो बात एक अलग है। नहीं तो फोकस रहेगा, फोकस रहना भी चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूं फोकस रहना चाहिए। और ज्यादा दूर क्यों जाना है? कानपुर है, बहुत मुस्लिम ठीक ठाक संख्या में, ओवैसी और पल्लवी पटेल कानपुर में अच्छे लंबे वक्त तक रही हैं, ये और इनकी माता जी। ओवैसी और पल्लवी मिलकर प्रत्याशी उतार दे मुस्लिम कोई कानपुर की सीट पर। देखना है हमको भी, आप भी हैं, हम भी हैं, देखेंगे। उतार दे, कोई बड़ी बात नहीं कि उतार दे वहां पर, क्योंकि प्लान ऑफ एक्शन तो कुछ और है अनुज जी। प्लान ऑफ एक्शन तो कुछ और है। यहां प्रत्याशी उतार कर नुकसान ज्यादा कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन फायदा ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है। तो अभी देखिए, जो मैं बस एक आपके उस पॉइंट पे आना चाहता हूं, मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 सीटें मैक्सिमम, 10 से 15 सीटें ये दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 10 से 15 देखिए, पल्लवी पटेल की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो 10-12 प्रत्याशी उतार दें। नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो तो 2 सीटें 3 सीटें उनकी ख्वाहिश बस इतनी सी है, जिसके लिए उन्होंने खूब हाथ पांव मारे हैं, कि किसी तरीके से उनकी माताजी सांसद बन जाए या किसी तरीके से उनके पति सांसद बन जाए। हाँ। बस इसके अलावा उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, और शायद वो इसीलिए 2 सीटें मान जाती, समाजवादी पार्टी अगर उनको 2 सीटें ऑफर कर देती वो खुश हो जाती कि भैया ठीक है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर बीजेपी ऑफर कर देती तो पल्लवी पटेल 1 लोकसभा सीट पर मान जाती, सिंगल लोकसभा सीट उस पर मानने को तैयार थी। लेकिन समाजवादी पार्टी से इनको 3 चाहिए, कांग्रेस से इनको 5 चाहिए, और एनडीए से इनको 1 चाहिए। और मैं तो सीट भी बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। अगर बीजेपी इनकी माता जी को या इनके पति को एमएलसी बना देती उत्तर प्रदेश में, तो भी अपना दल कमेरावादी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेता। इससे कोई दो राय नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और एक छोटा सा विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आए, चंद्रकांत का विश्लेषण, जो कि हमेशा अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और अपनी बात रखते हैं, और बहुत सारी यहाँ पर फैक्ट निकलकर सामने आते हैं। हम फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे, और चंद्रकांत जो कि पत्रकार हैं उनसे इसका विश्लेषण जरूर लेंगे। लेकिन यहाँ पर नुकसान किसका होगा, किसका नहीं होगा, जैसा कि चंद्रकांत बता रहे हैं कि देखिए थोड़ा थोड़ा नुकसान सबका होगा, केवल एक पार्टी का नहीं होगा। कोई ऐसी पार्टी नहीं कि जिसको ज्यादा फायदा होता दिखाई देगा। तो बहुत ज्यादा समीकरण बदलते दिखाई दे रहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आगे क्या होगा दोस्तों, ये भी हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, पल पल की जानकारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। फिलहाल चंद्रकांत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया दोस्तों।